ओके, नेक्स्ट देखो मोबिलिटी। मोबिलिटी ओके, मोबिलिटी क्या होती है बेसिकली, जो इसको मोबिलिटी को ओके, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज क्या है, मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं, ठीक है, सिंबल इसका क्या है, म्यू। ओके, सो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, mobility of charge carrier mu is responsible for, mobility of charge carrier mu is responsible for, current is defined, it is responsible for, current is defined as the magnitude, as the magnitude of drift velocity. हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर, आज जो होमवर्क। अच्छा, आज का होमवर्क, अच्छा ठीक है, हम भेज देते हैं सर। हाँ हाँ बाद में भेजने में पीडीएफ सर, पीडीएफ। हाँ, यस पीडीएफ है, यस सर। ओके ठीक है, तो drift velocity of charge, drift velocity of charge per unit electric field। उसको बाद में भेजेंगे, बोल देते। अरे क्वेश्चन डालना पड़ेगा यार, ना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। अरे कुछ नहीं करना है, वो एक क्वेश्चन भेजना है होमवर्क के लिए, ठीक है, तो एक को फोटो क्लिक करेंगे, स्कैन करेंगे, भेज देंगे, 5 मिनट लगेगा वो, ठीक है। तो देखो मोबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ओके, मोबिलिटी डिनोटेड बाय म्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट चार्ज। तो कल मैंने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो मोबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, बस फॉर्मूला याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मोबिलिटी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल मैंने बताया था वीडी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, कैपिटल ई। ओके, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कल मैंने फॉर्मूला बताया था, याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, टाउ बाय एम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। ओके, तो ये वैल्यू पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ वी डी। ओके, तो ई टाउ बाय एम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे एक आंसर। ओके, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, ई टाउ बाय एम, दिस इज द मोबिलिटी, ई टाउ बाय एम। जनरल फॉर्मूला अगर लिखोगे, है ना, तो जनरल फॉर्मूला ई क्या है, चार्ज। तो जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ई का मतलब होता है चार्ज, तो इसे लिखते हैं हम लोग म्यू इक्वल टू क्यू टाउ बाय एम, क्यू मतलब चार्ज। ओके, दिस इज द मोबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसमें टाउ क्यू की जगह ई पुट कर देंगे। ओके, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ इसके यूनिट क्या होगी, मोबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, देखो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट फोर्स बाय चार्ज, न्यूटन बाय कूलम, है ना, तो न्यूटन बाय कूलम लिख सकते हैं, न्यूटन बाय कूलम, ठीक है। तो इसको लिखना चाहोगे तो मीटर सेकेंड इनवर्स न्यूटन बाय कूलम, मतलब कूलम इनटू न्यूटन इनवर्स, ठीक है। तो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी। डायमेंशन अगर निकालना होगा म्यू का डायमेंशन, तो म्यू का डायमेंशन फाइंड करो, है ना, तो मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए t-1, कूलम का क्या होता है, आई टी मतलब ए टी, ए इंटू टी, डायमेंशन ऑफ कूलम। न्यूटन होता है, न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, दिस द फोर्स, इसका पावर -1, तो कैसे लिखेंगे, m-1, ठीक है। देख लेते हैं, फिर सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। दिस इज m-1
m माइनस वन l माइनस वन, t का पावर देखो -2 और -1, t का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबको एक साथ लिखो, m टू द पावर -1 l माइनस वन एंड l टू द पावर 0 t1 t2 t टू द पावर, अच्छा ये t1 t माइनस वन और ये 0 हो जाएगा, t टू द पावर 2 a टू द पावर 1 हो गया। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। समझ में? यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसको दूसरे फॉर्म में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फॉर्मूला है, देखो इसी फॉर्मूले को मैंने लिखा है, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं। तो हर एक चार्ज पार्टिकल का मोबिलिटी अलग होता है, ठीक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सबका मोबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है, बस याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आता है कंसेप्ट इसमें, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत सारा रिलेशन है, रिलेशन सब याद रखना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये कैसे निकालते हैं? लेट्स सपोज दिस द कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, याद करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था vd इक्वल टू क्या, देखो पीछे मैंने लिखा था q। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला vd इक्वल टू e टाउ बाय m, ये फॉर्मूला मैंने एक बताया, ठीक है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी आता है, वो दूसरा फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखते हैं देखो उसको। सपोज दिस द कंडक्टर, ओके, और इस कंडक्टर में सपोज इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, एंड दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी, प्लस माइनस। तो करंट कैसे फ्लो करेगा बताओ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई ऐसे फ्लो करेगी, इस तरह से करंट जाएगा इसमें, ठीक है। नाउ सपोज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसा होगा, अगर ये प्लस है तो ये प्लस होगी, ये माइनस होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किधर मूव करती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। नाउ सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया, इस वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ओके। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ओके। तो कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब लेंथ इनटू एरिया, एरिया इनटू लेंथ, ओके। नाउ सपोज n, let n, small n, small is the number of electron, or we can say electron density इसको बोलते हैं, electron density, n is called electron density। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसकी मीनिंग होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सो अगर मान लो इसका कंडक्टर दिया हुआ है, ये यूनिट देखो इसका मतलब क्या हुआ, एन का मतलब मैंने यूनिट वॉल्यूम का, यूनिट वॉल्यूम की यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर है एन। सो टोटल वॉल्यूम ए एल, टोटल वॉल्यूम में ए एल वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर होंगे, ओके। सो टोटल चार्ज कैरियर
total charge carrier, it means the number of free electrons and number of free electrons in the conductor is equal to, कैसे निकालेंगे, यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज कैरियर हैं उनको क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू वॉल्यूम. ओके, n is the number of charge carrier per unit volume into volume. Volume means A into L. Okay, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है. टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज, ठीक है. तो ये देखो, ये जस्ट मैंने नंबर निकाला, दिस द नंबर, ये टोटल नंबर है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर. तो टोटल चार्ज कितना होगा, नंबर में क्या करेंगे, नंबर में चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, चार्ज इज नथिंग बट क्यू. ओके, तो एन क्या लिखेंगे, एन वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. ठीक है, दिस इज द टोटल चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन ए कंडक्टर. ओके, नाउ सपोज, now let V is the potential difference applied across ends of the conductor. ठीक है. तो अगर ये V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, दिस इज द सपोज V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, E इक्वल टू V बाय L लिख सकते हैं. ओके, so the time taken by electron, ये तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई. ओके, नेक्स्ट, due to this electric field, the free electron ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी उसी हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, तो वो वेलोसिटी फाइंड कर दी है. तो पहले जो मैंने फाइंड किया था वो दूसरे मेथड से निकाला था, अब ये जो रिलेशन है ये दूसरे मेथड से है. ठीक है, लेकिन दोनों का रिलेशन यहाँ पे करंट के फॉर्म में निकालेंगे, वो रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में था और ये करंट के फॉर्म में है. ओके, तो इसमें मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी अप्लाई किया, बैटरी के कारण फील्ड आया, फील्ड के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, the free electron begin to move with a drift velocity vt towards leftward मतलब अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या होगी, मूव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, नाउ टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, ठीक है. तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ये टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज L, और इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज Vt. ओके, नाउ करंट, ये हो गया एक रिलेशन. करंट कैसे निकालते हैं, करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई T. ओके, सो Q चार्ज देखो ऑलरेडी मैंने निकाल लिया, टोटल चार्ज करने का मतलब है कैपिटल Q मान लो. ओके, या इसको स्मॉल q लिख सकते हैं, टोटल चार्ज मान लो, टोटल चार्ज मैंने Q निकाला यहाँ पे. ठीक है, तो टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे, Q बाई T, Q की वैल्यू पुट करो, NaLe, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, NaLe बाय टाइम का वैल्यू क्या लिखेंगे, L बाई Vt. ओके, तो ये क्या आएगा बताओ, I इक्वल टू Na L और L कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये L और L कैंसिल, तो NaVd आएगा नोमिनेटर में इंटू E, NaVdE. ओके,
सो करंट का जो वैल्यू इज फ्रॉम दिस रिलेशन, द वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू NA VD into E. Okay, so from this formula, VD, drift velocity, equal to I upon NAE. I upon NAE. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये दूसरा फॉर्मूला है, पहले भी मैंने एक फॉर्मूला निकाला था कल, और ये दूसरा फॉर्मूला है, VD इक्वल टू I बाई NAE. दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो एक फॉर्मूला मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये निकाला था, कल मैंने फाइंड किया था, और ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ करंट, करंट के फॉर्म में ये फॉर्मूला है, और टॉ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, m इज द मास ऑफ चार्ज कैरियर. तो रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में ये फॉर्मूला है, रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में ये फॉर्मूला आएगा, और करंट के फॉर्म में ये फॉर्मूला आएगा. ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फॉर्मूला बेसिकली हमें याद रखनी है. आया समझ में? ठीक है, हाँ तो ये दो रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है. क्वेश्चन यही दोनों से कभी कभी पूछता है. ठीक है, क्वेश्चन में तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए डायरेक्ट पूछता है, तो वहां पे कभी क्वेश्चन में करंट दे देगा, है ना, और एन की वैल्यू, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, यहाँ भी याद रखना है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, उसके फॉर्म में क्वेश्चन आएगा. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, रिलैक्सेशन टाइम दे देता है. ठीक है, फिर पूछेगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, तो वो फर्स्ट वाले रिलेशन से निकाल सकते हैं. तो दोनों फॉर्मूला हम लोग को याद रखनी है. ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन इज, यही पे करते हैं, इसमें यही से करते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं. ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड VD. ठीक है, इन ए कॉपर वायर, इन ए कॉपर वायर. ठीक है, ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2.5 into 10 to the power -7 मीटर स्क्वायर. ये करंट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है. ठीक है, करंट कैरिंग, करंट इक्वल टू 2.7 एम्पियर. करंट कितना फ्लो कर रही है? 2.7 एम्पियर. ठीक है, एज्यूम दैट डेंसिटी ऑफ कंडक्शन, डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इज 9 into 10 to the power 28, 9 into 10 to the power 28 मीटर -3. दिस इज द कंडक्शन. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालो. तो इसका आंसर, इसके आंसर इज 0.7 into 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड. ये इसका आंसर है. ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट निकालो. तो वो क्वेश्चन भेज के आते हैं. ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने में. वीडियो मतलब VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, मैं वी एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेंसिटी की मैंने.
हाय आरोस। चलो आया आंसर। हाँ, पीडीएफ भेजा एक फोटो देखते। पीडीएफ भेजा है। अरे ये क्या आंसर PDF निकालना है यार, ये क्या तुम करके भेजे हो? 7.5 into 10 to the power minus 4. कितना है आंसर? 7.5 into 10 to the power minus 4. 7.5 0.7 ठीक है, मैं समझ में। हाँ सही है, खुद से करना है ना ये तो, मुझे पूरा तो करना चाहिए। चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। 7.5 है। हाँ 7.5 आएगा तो -3 पावर, आंसर में लिखा है 7 × 10⁻³ 0.7 0.7 ठीक है। मैं मीटर पर सेकंड में निकालूंगा। हाँ मीटर पर सेकंड में आएगा। हाँ ठीक बोले। अब भाई सेट का हुआ -3 तो मैं 0.7। हाँ हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ। अभी सब कुछ हो गया, अब आते हैं हम लोग ओम्स लॉ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज ओम्स लॉ। सारा फॉर्मूला से लिखो एक जगह पे, बहुत सारा फॉर्मूला सब आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला से नहीं याद आएगा तो फिर नहीं क्वेश्चन कर पाओगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है बताओ, क्लास 10 में पढ़े होगे। ओके, ओम्स लॉ क्या होती है? वो प्रोपोर्शनलिटी है। क्या ओम्स लॉ प्रोपोर्शनलिटी है? स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ का, वो तो समझ गए। Current the current through a conductor between 2 points directly proportional to voltage. वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट वोल्टेज, voltage by the ठीक है। सो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है, ये आएगा तुम्हारे 10th में भी पढ़े होगे, ठीक है। voltage is the potential difference के वैसे ही तो है। It states that the current capital I, ठीक है, flowing through a conductor। तो बुक कब देगा? पता नहीं। तुम ऑर्डर ही नहीं किए होगे, हम समझ रहे हैं ना, तुम ऑर्डर ही नहीं किए होगे। प्रीवियस वाला है उससे ही करूँ, क्या जो है उससे ही कर लूँगा। कब करोगे? तो निकालो ना, तो बुक कहाँ निकाली नहीं है अभी तक? निकाल चुका हूँ। निकाल के रखे हो? हाँ अभी तुम्हारे पास है? नहीं, ठीक है, तो उसको होमवर्क करो ना, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ बनाओ उसी से, ठीक है। उतना बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, आइलैंड का खत्म कर। आइलैंड कंप्लीट हो जाएगा तो उससे बनाओ, ठीक है। ये कर लोगे, ये खत्म हो जाता है तो फिर तुम्हारा 11 का एग्जाम खत्म हो जाएगा ना। तो 11 का एग्जाम कब है स्कूल का? पता नहीं। 11 का एग्जाम हो जाएगा तो 12 का क्वेश्चन पेपर आता है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो 12 का बोर्ड के लिए क्वेश्चन पेपर खरीद लेना, ठीक है। तो उसमें जितने डेरिवेशन है वो सब आ जाएंगे, धीरे धीरे उसको कर सकते हैं। So Ohm's law, it says that the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across the conductor. is directly proportional to potential difference V applied across the ends of the conductor, ठीक है। provided physical condition of the conductor मतलब such as temperature, mechanical strain remain constant, तो क्लास 10 में पढ़े होगे टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट पढ़े होगे, वहां पे टेम्परेचर सिर्फ हम बोलते हैं,
ठीक है, तो उस कंडीशन में दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, आई डायरेक्शनल वोल्टेज मींस इसको लिख सकते हैं वी प्रोपोर्शनल टू आई, ये भी लिख सकते हैं। ओके, वी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आई, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड आर इनटू आई। ओके, तो दिस इज द ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आर इनटू आई। समझ में? हाँ वेयर आर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये आर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट इज सपोज आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बाई आई लिख सकते हैं, आर इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, सो अगर तुम वोल्टेज को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। क्या, करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा ना। नहीं हाँ घटेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा। इनवर्सली है ना। तो करंट को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ हाँ ठीक है, गलत है यार, हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो तभी से। गलत है, दोबारा बता रहे हैं, सेम टर्म फिर पहले बताए थे। वोल्टेज इंक्रीज होना चाहिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्यों बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। और तो आप रॉन्ग लिखी। हम लोग वही तो देख रहे थे, तुमको याद है कि नहीं याद है, हम तो देख रहे थे। ये नहीं बढ़ाए बताए थे, कैपेसिटेंस नहीं बताए थे, Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, इक्वल टू सी भी लिखे थे, C इक्वल टू क्यू बाई वी, वहां पे बताए थे। चार्ज को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, नहीं बढ़ेगा ये। ठीक है, हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो। याद रखना है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस does not depends on voltage and current, वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर depends on लेंथ, पहला लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड material of the conductor, nature of material, we can say nature of material पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे सपोज मान लो ये कोई लेंथ है, मान लो सपोज ये कोई कंडक्टर है। ओके, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट्स सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लेंथ पे, ये इसका लेंथ हो गया, इस पे डिपेंड करेगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस पे, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। और मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो मेटल का नहीं मतलब कॉपर का है कंडक्टर, एल्युमिनियम का है, आयरन का है, स्टील का, किसका बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है। ओके, उस पर डिपेंड करता है। तो लेंथ को हम लोग एल लिखते हैं, एरिया को हम लोग कैपिटल ए लिखते हैं, और नेचर ऑफ मटेरियल को रो लिखते हैं। ठीक है, रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की, ये लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और नेचर ऑफ मटेरियल, जिसकी रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होता है
रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है, आर का वैल्यू। तो दिस इज द ओम्स लॉ। ये 3 फैक्टर याद रखना है। जो ओम्स लॉ का ग्राफ होता है, ये ग्राफ अगर बनाएंगे आई वी वर्सेस आई आर आई, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे वोल्टेज वर्सेस करंट का, तो ये ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ओके। वी वर्सेस आई का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके ऐसा। तो सपोज मान लो ये ओरिजिन एंड दिस वैल्यू इज ए एंड दिस वैल्यू इज बी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, ए और बी में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ओम्स इक्वल टू वी इक्वल टू आर है। वोल्टेज को मैंने लिया हुआ एक्सिस पे, करंट को मैंने लिया एक्स एक्सिस पे, तो y इक्वल टू एम एस का फॉर्म है, ये y इक्वल टू एम एस का फॉर्म है, ओके। तो दिस द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सही है। अब जिसका स्लोप, तो इसका मतलब क्या ले सकते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज गिव्स रेजिस्टेंस। स्लोप क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हो गया, ठीक है। सो सपोज इसका एंगल, ये एंगल θ1 मान लो और ये एंगल θ2, तो कौन सा एंगल ज्यादा होगा, θ2 इज मोर देन θ1, तो tan θ2 इज मोर देन tan θ1। थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है। tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, वैल्यू बढ़ रही है, ओके। सो θ2 इज मोर देन θ1, तो tan θ2 इज मोर देन tan θ1। इसका मतलब tan थीटा मतलब क्या, रेजिस्टेंस। सो R2 इज मोर देन R1। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बी वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस कम होगा। ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है, इसमें ग्राफ में और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है। ग्राफ में एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो चेंज कर देंगे। जैसे मैंने वाई एक्सिस में मैंने वोल्टेज लिखा है, एक्स एक्सिस में मैंने करंट लिखा है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है, वाई एक्सिस पे करंट ले लेगा, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ले लेगा, और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, ठीक है। फिर ग्राफ बना देगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बोलेगा कि इस क्वेश्चन में किसका एंगल ज्यादा होगा, किसकी स्लो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, किसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ओके। तो इसका मान लो ये ए ग्राफ है, ये बी ग्राफ है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो किस ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किस ग्राफ की रेजिस्टेंस कम होगी, ये फाइंड करनी है। इसमें क्या होगा बताओ, सेकंड ग्राफ का आंसर बताओ, ए और बी में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ए करा जाता हो ए का रेजिस्टेंस ज्यादा ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा और क्यों ज्यादा होगा, ज्यादा क्यों होगा, रीजन ये सेकंड ग्राफ का है, हाँ ये सेकंड वाली ग्राफ पे भाई भी मैंने ये एक्सिस, ज्यादा होगा। हाँ मैंने ये ग्राफ में पूछे, इस ग्राफ में ए और बी में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए का, क्यों, क्योंकि थीटा ज्यादा है आई से, ए का थीटा ज्यादा है क्या, आई से उससे थोड़े, अरे उससे थोड़े मतलब है क्या, तो फिर भी ये होगा। अरे क्या बी नहीं होगा, होगा तो कोई एक होगा, ए और बी या बी होगा, लेकिन क्यों होगा वही पूछ रहे हैं ना। एंगल थीटा कैसे लेंगे, अभी जैसे मैंने बताया वैसे बताओ ना, जैसे मैंने तुमको डिस्कस किया है, रीजन मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे बताओ। ग्राफ का जो स्लोप निकालते हैं, स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस से निकाला जाता है समझ में। जो स्लोप निकालते हैं, स्लोप के लिए जो एंगल होती है, वो एंगल ऑलवेज हम लोग एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, वाई एक्सिस से मेजर नहीं करते हैं। तो तुम एंगल बता रहे हो वाई एक्सिस से एंगल ज्यादा होगा, का नहीं,
गलत है। एंगल कभी भी स्लोप के लिए जो भी एंगल डिफाइन करते हैं, स्लोप का मतलब tan थीटा, tan थीटा के लिए जो भी एंगल थीटा लिखा जाता है वो ऑलवेज एक्स एक्सिस से ही फाइंड किया करते हैं, वाई एक्सिस से हम लोग थीटा नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए अगर देखोगे तो इस ग्राफ में देखो वाई एक्सिस पे है तो पहले लिखो ओम्स लॉ, v इक्वल टू क्या होती है, आर आई। आई इक्वल टू क्या ले सकते हैं, v बाई आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 1/r इंटू वी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो y एक्सिस पे मैंने लिखा है करंट, x एक्सिस पे मैंने लिखा है वोल्टेज, तो ये y इक्वल टू एम एस का फॉर्म है। फिर से देखो है ना, m कांस्टेंट 1/r कांस्टेंट, तो ग्राफ तो बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, लेकिन स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब m का मतलब tan थीटा का मतलब 1/r, ये मतलब है इसका। ठीक है, यहाँ से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इस ग्राफ में अगर चेक करोगे तो इस ग्राफ में क्या आएगी वैल्यू, देखो किसका थीटा ज्यादा है, देखो फर्स्ट वाले का थीटा 1 और सेकंड वाले का ये थीटा 2। तो सेकंड वाले का थीटा क्या है, फर्स्ट वाले से थीटा ज्यादा है, तो जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका tan थीटा तो ज्यादा होता है ना। अब ये इस ग्राफ में देखो tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, है ना, tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जिसका थीटा थीटा ज्यादा होगा उसका tan थीटा ज्यादा होगा, जिसका tan थीटा ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। आया समझ में। तो ये दोनों ग्राफ में किसका ज्यादा है, थीटा ज्यादा है। इस बी वाले का थीटा ज्यादा है तो बी वाले का tan थीटा ज्यादा है, तो बी वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ओके, सो R2 इज लेस देन R1। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, दिस इज द मोर रेजिस्टेंस। इस वाले ग्राफ में दिस इज द मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, रिजल्ट समझ में आया। आया रिजल्ट समझ में। इसमें इसी तरह से 2-3 ग्राफ दे देता है, फिर पूछता है कि कैसे इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सब इस पे आया हुआ है एग्जाम सब में। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग इज डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, so we know that drift velocity vd, we know that drift velocity vd क्या होती है, e कैपिटल E by m into tau, this is the drift velocity। मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था, याद करो। ओके, and we know that the electric field and electric field कैपिटल E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। अगर मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर का लेंथ अगर L है, इसके बीच में बैटरी मैंने अप्लाई किया दिस वन V, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस माइनस दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या ले सकते हैं, V बाई L। ठीक है, सो अगर E का वैल्यू पुट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, E बाई M इंटू कैपिटल E, कैपिटल E इक्वल टू V बाई L इंटू क्या ले सकते हैं, टाउ। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, इक्वेशन 1। एक सेकेंड फॉर्मूला मैंने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, है ना, तो वहां पे मैंने क्या बताया था, Vd इक्वल टू I बाई NAE, दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। ओके, तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट I इक्वल टू Vd इंटू NAE, लिख सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Vd हियर, पुट द वैल्यू ऑफ Vd हियर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, E बाई M इंटू V बाई L इंटू टाउ, दिस इज द Vd इंटू NAE, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करो,
देखो कैसे करते हैं, ई एंड ई स्क्वायर, ठीक है, ए एन एन बाय एम इंटू एल इंटू टाउ, ठीक है, इंटू वी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ वोल्टेज को मैंने सेपरेट कर दिया है, वोल्टेज को मैंने क्या किया, सेपरेट किया, सेपरेट। ठीक है। अब इसको देखो, अगर तुम करंट है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड करंट है, सो इस इक्वेशन से अगर देखोगे तो V बाई आई, ओम्स लॉ क्या होती है बताओ, ओम्स लॉ मैंने बताया था V इक्वल टू आर आई, है ना, तो R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आई। तो R इक्वल टू क्या होती है, वोल्टेज बाय करंट, तो वोल्टेज ये है और करंट ये है, इसकी वैल्यू, दिस इज द रेजिस्टेंस, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, रिवर्स हो जाएगा, एम एल बाय ए एन टाउ इंटू ई स्क्वायर, ए एन टाउ इंटू ई स्क्वायर, दिस इज द रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस का बेसिकली ये फॉर्मूला भी एक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कोरिलेशन है सबका, वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ समझ में, इस फॉर्मूले को फिर से अगर अगर आगे मॉडिफाई करेंगे तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, दिस फॉर्मूला इज आल्सो रिटन एज, ओके, एल बाय ए, एल यहाँ पे है और ए यहाँ पे, इनटू एम बाय एन टाउ ई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ओके। दिस टर्म इज रिटन एज एल बाय ए, ये जो टर्म मैंने लिखा है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में मैंने टर्म लिखा है, ये टोटल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, दैट इज रो। जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था रेजिस्टिविटी का, वो फॉर्मूला बेसिकली यहां से फिर से इसको कोरिलेशन कर सकते हो, ओके। समझ में, सो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का मतलब R इक्वल टू रो एल बाय ए, ओके, सो रो एल की वैल्यू ये होती है, रो एल बाय ए, फिर से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, दिस इज ऑल्सो रिटन एज एल बाय ए टाइम्स ऑफ रो, ओके। जो फॉर्मूला मैंने रेजिस्टेंस का पहले लिखा था, देखो यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, ठीक है, R इक्वल टू रो एल बाय ए, इस फॉर्मूले को अगर, ये फॉर्मूला जनरली हम लोग यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, इस फॉर्मूले को अगर एडवांस फॉर्म में देखें तो इस फॉर्मूले के अंदर में ये टर्म छुपा हुआ है, ओके, वेयर रो इज कॉल्ड, रो का मतलब क्या, किसको मैंने रो बोला, एम बाय एन टाउ ई स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड रो, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, है समझ में, ठीक है। हाँ तो यहां से याद रखना, रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला, किसको मैंने रेजिस्टेंस बोला, ये टोटल टर्म को मैंने रेजिस्टेंस बोला है, ओके। तो रेजिस्टेंस का मतलब एम एल बाय ए एन टाउ ई स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बोर्ड में काफी सारा ये डेरिवेशन सब आया हुआ है बोर्ड में, और क्वेश्चन सब इस पे पूछा गया है, ठीक है। बोर्ड में जनरली क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन सब इस सब पे क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको, ठीक है। इस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पे, रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले पे, इवन कभी कभी कॉम्पिटिटिव में कभी कभी आ जाता है, ठीक है। इसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू दे देगा, एन दे देगा, टाउ दे देगा, एम दे देगा, बोलेगा रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, तो ये डीपली अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूला सब है, ये रिजल्ट सब याद रखना है, आया समझ में, हाँ ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन, ओके, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल
resistance of a conductor, electrical resistance of a conductor is the obstruction posed by conductor to the flow of electrical current. रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस करंट जो फ्लो करती है किसी कंडक्टर में उसको अपोज करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया? जैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? मोशन को अपोज करता है, अगर कोई मोशन हो रहा है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? किसी बॉडी का रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस का काम है कि करंट जो उसमें फ्लो करेगा उसको क्या करेगा? वो अपोज करेगा, दैट इज द वैल्यू, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट किसी कंडक्टर में जो फ्लो करना है उसको अपोज करेगा वो। ठीक है, तो अब सोचो अगर तुम्हारे पास 3 मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है। सपोज एक हमारे पास कंडक्टर है, दूसरा नॉन कंडक्टर है और तीसरा सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सपोज एक कंडक्टर है मेरे पास, एक नॉन कंडक्टर है, ठीक है, और एक इंसुलेटर है। तो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर ये दोनों लिख सकते हैं। और एक सेमी कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। एक है सेमी कंडक्टर। तीनों को एक बार देखते हैं तीनों में क्या होती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट के फ्लो को अपोज करेगा। ठीक, सो कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो होता है। कंडक्टर में करंट क्या होती है? इजीली फ्लो करती है। क्यों इजीली फ्लो करती है? क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं। तो कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो करता है, इसका मतलब कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। आया समझ में? मतलब कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है? लेस होती है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है, लेस होती है, इसीलिए उसमें करंट इजीली फ्लो कर जाता है। मतलब रेजिस्टेंस कम होती है, अपोजिशन कम होता है, करंट इजीली फ्लो करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, इसमें करंट फ्लो ही नहीं करती है। नॉन कंडक्टर इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करती। जैसे प्लास्टिक नॉन कंडक्टर है, करंट इसमें फ्लो ही नहीं करेगा। इसका मतलब नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर की रेजिस्टेंस क्या होगी? बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? हाई होती है, बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है जो करंट उससे पास ही नहीं करता है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा अपोज करती है करंट को, इतना ज्यादा अपोज करती है जो करंट उसको क्रॉस करके पास नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वो पार्सली होता है। कहने का मतलब है करंट इसमें फ्लो करता है सेमीकंडक्टर में, लेकिन उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस करेगा, अपोज करेगी, लेकिन लेस अपोजिशन करेगा, उतना ज्यादा अपोज नहीं करती है। रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा अपोजिशन होती है, इसमें सबसे कम अपोजिशन होती है। ठीक है, लेस अपोजिशन। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मॉडरेट होती है। मॉडरेट करने का मतलब है इंसुलेटर से कम होगा और कंडक्टर से ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस का मीनिंग। इसमें क्या होगा? इसमें क्या लिखेंगे? अपोजिशन ऑफ करंट। अपोजिशन ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफ करंट क्या होती है? इसमें लेस होती है, लेस अपोजिशन होता है इसमें। ठीक है, इसमें करंट का अपोजिशन क्या होती है? बहुत ज्यादा होता है। अपोजिशन ऑफ करंट क्या होती है? इसमें मॉडरेट होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? अपोजिशन ऑफ करंट, सॉरी मैक्सिमम नॉट मॉडरेट, मैक्सिमम। ठीक है, अपोजिशन ऑफ करंट इसमें क्या होती है? मैक्सिमम। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? अपोजिशन ऑफ करंट मॉडरेट होती है। समझ में आया यहाँ तक?
ठीक है, ये समझ में आया? हाँ अब एक और देख लो, R इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिखा था R इक्वल टू रो एल बाई, देखो फॉर्मूला, रो को मैंने रेजिस्टिविटी बोला था, तो हाँ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, नॉन कंडक्टर का, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, मतलब रो ज्यादा होती है, हाई होती है। ठीक है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो होती है। ठीक है, और सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, मॉडरेट होती है। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, मॉडरेट होती है, इन बिटवीन होता है। ठीक है, नॉन कंडक्टर से क्या होगा, कम होगा, और कंडक्टर से ज्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होती है, कंडक्टिविटी, सिग्मा, आगे बताएंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होती है, इसकी हाई होती है। कंडक्टिविटी को सिग्मा लिखते हैं, रेजिस्टिविटी को रो लिखते हैं, कंडक्टिविटी को सिग्मा लिखते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर की हाई होती है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, मतलब सिग्मा क्या होती है, लो होती है। ठीक है, ये कंडक्टिविटी लो होती है और रेजिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, सेमी कंडक्टर की इनवर्टिंग मॉडरेट होती है। ऐसा समझ में? तो ये कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जो पूछेगा तो क्वेश्चन में डेटा देके नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आया हुआ है, मेडिकल में पूछा गया है कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी किसका ज्यादा होता है, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हाई होती है, लो होती है, मॉडरेट होती है, नन ऑफ दी, जैसे करके। ठीक है, रेजिस्टिविटी कंडक्टर, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, लो होगा, मिनिमम होगा। सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होता है, कम होता है, इस तरह क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, तो ये डेटा देख के, क्योंकि इसका एक टेबल होता है, क्योंकि हर एक मेटल का रेजिस्टिविटी अलग होती है, एनसीईआरटी बुक में देखोगे रेजिस्टिविटी का टेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो डेटा तो याद करना नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी डेटा के बेसिस पे बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये थोड़ा पॉइंट को याद रखेंगे तो इससे समझ सकते हो, और ये वैल्यू, ये क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। ठीक है, ये आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का एक डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन मैंने बताया, electrical resistance of a conductor is the obstruction posed by the conductor to the flow of electric current. This is the basic definition. सेकेंड डेफिनेशन इसकी होती है, सेकेंड डेफिनेशन जो कि सबसे इजी है, किसी को पूछोगे तो सबसे पहले वही डेफिनेशन बताएगा। ठीक है, क्या, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई आर, हो गया। इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसी से पूछेंगे तो यही डेफिनेशन बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of conductor, ठीक है, to the current flowing through it, मतलब ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के बेसिस पे एक डेफिनेशन हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, लेकिन ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेफिनेशन में, ये वाली डेफिनेशन फ्लो को क्या करती है, ये अपोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डायमेंशन। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होती है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? ठीक है, इसकी यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ऐसा पहले यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। सिंबल क्या होता है, ऐसा। रेजिस्टेंस का ये रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, इस तरह से रेजिस्टेंस बनाते हैं। और ठीक है, डायमेंशन, रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो V इक्वल टू क्या होती है, आई आर, R इक्वल टू कैसे लिखेंगे, V बाई आई। तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज का डायमेंशन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन बाय करंट का डायमेंशन। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन निकालेंगे,
ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होगा, मतलब वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल टू क्या होती है, वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, एक तो स्टार्ट बताए थे। तो V का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, V मतलब वर्क बाय चार्ज बाय करंट, ठीक है, ठीक है। सो अब सबका डायमेंशन, तो R का डायमेंशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ R इक्वल टू वर्क का डायमेंशन बाय चार्ज का डायमेंशन इनटू करंट के डायमेंशन, ऐसा समझ में, सबका डायमेंशन पुट करो। वर्क का डायमेंशन मतलब ml/t-2, चार्ज का डायमेंशन तो Q इक्वल टू क्या होती है IT, तो चार्ज का डायमेंशन मतलब AT, करंट, करंट का डायमेंशन मतलब A, क्या हो जाएगा ml/t-2, इस T को ऊपर ले जाओ तो T-1, ये A और ये को ऊपर ले जाओ A-2, ठीक है। तो दिस क्या हो जाएगा डायमेंशन ml/t-3 A-2, दिस द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। याद रखेंगे रेजिस्टेंस का डायमेंशन भी मेडिकल में आ चुका है, डायमेंशन इसका, तो डायमेंशन याद नहीं करना है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन याद करने की चीज नहीं है, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है बस ये समझना है। सर थोड़ा 2 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, आओ। थोड़ा 2 मिनट। हाँ ठीक है, बोलो। सेकंड है, फर्स्ट ही है, सेकंड है ना, मतलब 9 o'clock। मुझे खिला दिया मतलब एक मिनट को फिर तो नहीं दिखता है, क्या करते हैं, रामदेव बाबा जी एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखते हैं टीवी में देखते हैं, हाँ रामदेव को हटा दिए, फिर और लगा दिए, हम कहते तुम भी दो, अच्छा उधर ऐसे लगे समझ मम्मा खाली दे थक जाता है तो चलते हैं। ऐसे हाँ आया समझ में, रजिस्टर समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ फिगर है, उस फिगर को देखते हैं। अगर मैंने रजिस्टर के साथ ऐसे फिगर बनाया, सपोज मैंने एक रजिस्टर का सिंबल तो ऐसा होता है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ये ऐसा ले लो, ऐसे ये फिगर, क्वेश्चन में कभी कभी तुमको इस तरह का फिगर देखने को मिलेगा, ऐसा फिगर, ठीक है। आप बोलोगे तीनों फिगर तो एक ही तरह का है, इसमें कुछ करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट फिगर ऐसा होता है, सेकेंड फिगर में क्या होती है, इसमें एरो सिंबल ऐसे बना देगा, दिस इज द एरो सिंबल, ठीक है। थर्ड फिगर में ये एरो सिंबल ऐसे बना होता है, ऐसे, ठीक है। तो अगर ये तीनों फिगर का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है, अगर सिंपली ऐसा बना हुआ इसका मतलब होती है फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस मतलब कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस में एरो सिंबल बना के देगा, इस तरह का एरो सिंबल बना के देगा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस क्रॉस करते हुए जाएगी, इसका मतलब होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। जैसे यहाँ फिक्स है, समझ मान लो दिस इज द 500 ओम, दिस इज द फिक्स रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस वेरिएबल है, कभी 500 ओम होगा, कभी 200 ओम होगा, कभी 700 ओम होगा, इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करेगा, इट इज इसका मीनिंग ये है। अगर ये इस तरह से बना देंगे, इसका मतलब होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों का मीनिंग होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, लेकिन इसका कनेक्शन डिफरेंट वे में है, एक में मैंने क्रॉस करके बनाते हैं और कभी कभी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, वो सर्किट पे डिपेंड करता है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, वहां पे देखना कि इस तरह का सर्किट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल का जनरल मीनिंग होती है। ओके, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कभी कभी एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं आ जाता है जहाँ पे ह्यूमन बॉडी को क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर देती है। ठीक है, तो जब हम लोग कहीं पे अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिकल प्लग को कहीं पे करंट, अगर हमारे बॉडी अगर कहीं पे हमारे बॉडी का कंटेक्ट अगर इलेक्ट्रिसिटी से होती है तो हमारे बॉडी में करंट फ्लो करती है ना? तो हमारे बॉडी में अगर करंट फ्लो करती है इसका मतलब हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है ये कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगर इसके अगर रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन कितनी होती है? 1500 ओम। ठीक है, 1500 ओम मीन्स कब होती है? जब द स्क्रीन ऑफ द स्क्रीन इज वेट, द स्क्रीन इज वेट। ठीक है, द स्क्रीन इज वेट, तो उस केस में वेटेड स्क्रीन का रेजिस्टेंस कितनी होती है? 1500 ओम। ठीक है, और अगर स्क्रीन अगर ड्राई रहेगा, स्क्रीन इज ड्राई, ठीक है, अगर ड्राई स्क्रीन है तो उस केस में ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितनी होती है? 10 टू द पावर 5 ओम, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसलिए देखोगे अगर हमारा हाथ वेटेड है, हमारे हाथ में वाटर लगा हुआ है, उसके बाद अगर तुम किसी सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट को टच करती हो तो उस केस में करंट लगने का ज्यादा चांसेस है क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा स्किन ड्राई है, वाटर हमारे हैंड में नहीं है, तब हमारे बॉडी में करंट लगने का चांस कम है। इसलिए देखोगे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जब हम लोग टच करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं? हैंड से वाटर को पहले रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वाटर में क्या होती है? वाटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो वो एक पाथ प्रोवाइड कर देगा, इसलिए उस केस में करंट हमारे बॉडी में इजीली फ्लो कर जाता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक। हाँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पे फिर से देखते हैं रजिस्टिविटी। नेक्स्ट इज रजिस्टिविटी। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर is defined as the resistance of a unit length with the unit area of cross section and area of cross section of the material of the conductor it is also defined as or it is ये एक ही डेफिनेशन, कितना डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, डेफिनेशन देखो सिंपल, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो लिखते हैं। ओके, तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया मींस R by L into A। ठीक है, देखो R इक्वल टू मैंने बताया था रो L by A, तो रो इक्वल टू क्या लिखेंगे?
रो इक्वल टू, अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, है ना। यहाँ से देखो आर ए, रो इक्वल क्या लिखेंगे, आर ए बाई एल, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ओके। तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, याद नहीं करना, बस ये फॉर्मूला याद रहेगा, इस फॉर्मूले के बेसिस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, देखो आर का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ओम इंटू मीटर, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, ओम का डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, ओके। सो ओम का डायमेंशन इंटू मीटर का डायमेंशन, ओम का डायमेंशन जस्ट मैंने पहले फाइंड किया था, देखो ओम का डायमेंशन, रजिस्टर का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, दिस डायमेंशन ऑफ रजिस्टर, मीटर के लिए एल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। और रो का जो वैल्यू होती है आर ए बाई रो, आर ए बाई एल, रो का फॉर्मूला पहले भी मैंने बताया था, रो का देखो ये वाला फॉर्मूला है ना। तो रो इक्वल टू एम बाई एन टॉ ई स्क्वायर, एम बाई एन टॉ ई स्क्वायर, ओके, एम बाई एन टॉ ई स्क्वायर, दिस इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट आती है, हाँ इसमें एक पॉइंट याद रखनी है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, resistivity of a material, resistivity of a material depends upon nature of material, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, जैसे कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, आयरन का डिफरेंट होता है, एल्यूमिनियम का डिफरेंट होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो, एक कंडक्टर, एक कॉपर कंडक्टर, ठीक है, ऑफ लेंथ 1 मीटर, area of cross section 2 meter square, okay, having resistivity is 1.7 into 10 power minus 8 ohm meter, ठीक है। if length of conductor is, okay, if length of conductor is half, ठीक है, and cross section area is doubled, ठीक है, मतलब 2 मीटर था, इसको डबल कर देंगे 4 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 था मतलब हाफ कर देंगे, ओके। देन फाइंड न्यू रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, क्या होगा इसका आंसर, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, नीट या कोई एग्जाम में आ चुका है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, हाँ, इसकी आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बता दोगे तो मेरे तरफ से 100 रुपये मिलेगा तुमको, इसका आंसर बता दोगे, ठीक है, तो इसका आंसर सही बता दोगे, मेरे तरफ से 100 रुपये देंगे, अभी फोन पे ट्रांसफर करेंगे तुमको, इसका आंसर सही बता दो,
कौन सा और नीचे वाला? अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, कॉपर कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एरिया 2 मीटर स्क्वायर, having resistivity 1.7 10 to the power minus 8 ohm meter. If the length of conductor is half and cross section area double, find the new resistivity of a conductor. एरिया है 2, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है वो चेक हो जाएगा इससे। क्या खा रहे हो यार? बिस्किट खा रहा है। हाँ तो बताओ ना, ऐसे बताओ ना तुम, बता दो बता फिर, रहा हूँ। बताना बिस्किट। नहीं यार, नहीं आ रहा है, चलो नहीं आ रहा है तो मैंने एक पॉइंट लिखा है, उसको पढ़ो तो। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ऐसे ही डेटा दे के पूछा गया था, ठीक है? कौन सा एग्जाम? तुम्हारे मेडिकल में और किस में पूछा? देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो। थोड़ा रुकिए 1 मिनट। क्या आया आंसर? थोड़ा रुकिए। ये 8.5 को जाएगा। गलत है। If length is half at it in 4 point कुछ। गलत है, गलत है तो गलत है। तो फिर थोड़ा रुकिए। तुम कहीं दूसरे जगह घूम रहे हो, ठीक है? देखो नहीं इसका, घूम रहे हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है। थोड़ा रुकिए। हाँ समझ गया ना, नहीं बनेगा ना, समझ गया। इतना दिमाग लगाने का है ही नहीं, मेडिकल का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ पढ़ो। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, और वो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर तुम्हारा कॉपर का वायर है तो कॉपर का वायर का रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगा। कॉपर अगर 1 मीटर का हो, कॉपर हाफ मीटर का हो, कॉपर 1 किलोमीटर हो, कोई भी कॉपर हो, कॉपर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, कॉपर का एरिया इतना हो, कॉपर का एरिया इतना हो, कोई मैटर नहीं करता है। कॉपर है ना, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी सेम नहीं होगा, चाहे कॉपर कोई भी लो। जैसे वाटर लेते हो
तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 लो। अब वाटर तुम्हारे पास 1 kg वाटर हो चाहे तुम्हारा 10 ग्राम वाटर हो, डेंसिटी तो उतना ही रहेगा ना। नहीं समझ में आया? हाँ अमाउंट पे थोड़ी डिपेंड करता है वाटर का डेंसिटी, वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। उसी तरह से रेजिस्टिविटी क्या है, किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। अब कॉपर का लेंथ तुम बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, एरिया बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स रेजिस्टिविटी सेम होती है। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी सेम। कितना जो पहले था यही यही रेजिस्टिविटी रहेगा। नहीं समझ में आया? यही हाँ आंसर रहेगा। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करता है लेंथ को बढ़ाने घटाने से, एरिया को बढ़ाने घटाने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डेटा देकर पूछा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलो अब कल करेंगे इसका रिकॉर्डिंग। हम भेज देते हैं आज वाले क्लास का, कल वाले क्लास का। और इसको पूरा नोट कर लो। और फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला मैंने बताया है 2-3 दिन में, तो सारा फॉर्मूला को उस पर नोट करो, कॉपी में फॉर्मूला कॉपी में नोट डाउन करो। अभी से नोट डाउन करते रहो। नहीं छूट जाएगा तो फिर आधा घंटा लगेगा, अभी कंप्लीट हो जाएगा, तो बाद में फिर इधर उधर हो जाएगा फॉर्मूला, फिर भूल जाओगे। ठीक है, चलो एंड कर रहे हैं। इतना जल्दी? इतना जल्दी क्या, 1 घंटे 1.5 घंटे ज्यादा क्लास हो गया, कितना चाहिए, कितना पढ़ोगे? कहाँ 1.5 घंटे तो नहीं हुए? अरे 17:30 हो गया यार। ठीक है। कल करते हैं, ठीक है, हमको काम भी है। अच्छा सुनो, ये रिकॉर्डिंग हम भेज देते हैं, इसका नोट कंप्लीट कर देना, नोट कंप्लीट कर लो, क्योंकि हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन तुमको 12 के जो एग्जाम होगा उसमें भी काम आएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन तो पूरा आया हुआ डेरिवेशन है। ठीक है, तो 11 का तुम्हारा एग्जाम हो जाता है, उसके बाद 12 का एक क्वेश्चन पेपर परचेज करेंगे हम लोग। ठीक है, 12 में बोर्ड का सारा क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, लास्ट 10 ईयर का। तो वो क्वेश्चन को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, लिखने का कैसे प्रैक्टिस होता है वो सभी तुम्हारा साथ साथ में हो जाएगा। समझ में? हम लिंक भेज रहे हैं इसका, हम रिकॉर्डिंग अभी भेज देते हैं 10 मिनट में। ठीक है।